हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विजाप में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसमें व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, व्याख्या के साथ क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 33 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि ORS का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसका पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं। शरीर में पानी की कमी होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट को सामान्य स्तर पर लाता है। अधिकांश ORS घोल शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इससे आंतों को अधिक पानी अवशोषित करने में मदद मिलती है। बच्चों के लिए यह दस्त उल्टी की समस्या में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ORS क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह क्या है कि अगर बच्चे हो या तो बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, यहाँ पे ORS का जो पूर्ण रूप बताया गया है ये बच्चों से रिलेटेड है। वैसे जो आपका इलेक्ट्रॉल होता है एडल्ट के लिए होता है, उसमें भी ORS जैसा ही घोल उसमें भी सोडियम पोटेशियम की मात्राओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे ORS का जो घोल दिया जाता है या बच्चों को दिया जाता है, तो यह बताया गया है कि जब बच्चों को उल्टी और दस्त होती है, ऐसी समस्या होने से क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके दौरान हम क्या करते हैं, ORS का घोल देते हैं। क्यों देते हैं कि पानी की पूर्ति करें और सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बनाए रखें, उसकी कमी ना हो। और ORS को जीवन घोल भी कहा जाता है, जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम ORS देते हैं या घोल देते हैं तो बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। इसमें बताया गया है कि इससे क्या होता है, आंतों में पानी की जब कमी हो जाती है तो इससे देने से पानी अधिक अवशोषित करने में मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि 34 का, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर होगा विटामिन डी का। विटामिन डी क्या है कि मानव शरीर का क्या है, विटामिन विश्लेषण होता है। मानव शरीर में किस विटामिन का विश्लेषण होता है, तो विटामिन डी का विश्लेषण शरीर में होता है। इस व्याख्या को देख लेते हैं। यह व्याख्या में बताया गया है कि मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी वसा घुलनशील हार्मोन्स का एक समूह होता है। यह जो विटामिन डी है वसा घुलनशील होता है और यह हार्मोन्स का एक समूह होता है जो मुख्य दो रूप में है, विटामिन डी और विटामिन D1। सूर्य के प्रकाश, खाद्य और अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होती है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विटामिन डी की मदद कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है और जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है। बताया गया है कि जो इसमें क्वेश्चन में यह बताया गया है कि मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी को दो रूपों में बांटा गया है। पहला क्या है, विटामिन डी और दूसरा है विटामिन D1। इसमें बताया गया है कि जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर लगता है तो हमें संपूर्ण रूप से क्या होता है कि विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। इससे क्या होता है कि विटामिन डी से कैल्शियम को शरीर को बनाए रखने में मदद मिलती है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, भोजन को में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से। तो भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से हमें क्या होता है, रक्तचाप बढ़ता है, तरल अवधारणा होती है, बढ़ता हुआ रक्त आयतन होता है या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है कि ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे है डी, इसका आंसर सभी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या बताया गया है कि भोजन में सोडियम, यहाँ पे सोडियम होगा कि अत्यधिक मात्रा इसी आहार के रूप में सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक द्वारा दिया जाता है।
शरीर की समस्त बाह्य कोशिकाएं, द्रव और प्लाज्मा आदि में उपस्थित सोडियम के अणु शरीर में क्लोराइड व कार्बोनेट, फास्फेट व प्रोटीनेट के रूप में रहते हैं। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से कई तथ्य सामने आते हैं। अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है तो सोडियम का जैसे जो नमक होता है उसकी मात्रा भी एक लिमिट में होना चाहिए। नमक ना तो ज़्यादा तेज़ खाना चाहिए ना तो एकदम ही कम, एक लिमिट में साधारण सोडियम लेना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो अत्यधिक अगर सोडियम लिया जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे परिणाम बताए गए हैं कि शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है। दूसरा है कि रक्त का आयतन बढ़ जाता है, तरल अवधारणा हो जाती है और शरीर में रक्त अम्ल और क्षारीय स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो इसमें रक्तचाप की मात्राएं बढ़ जाती हैं और रक्त का आयतन बढ़ जाता है, तरल अवधारणा हो जाती है और शरीर में अम्ल और क्षारीय की स्थिति बिगड़ जाती है। सोडियम हमारे शरीर के संतुलन को बैलेंस बनाता है। अगर इसकी अधिकता होती है तो शरीर में हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा। किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें सभी है आबादी और नमूना विवरण परीक्षण के लिए या वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निष्कृष्टता का और परीक्षण के लिए करने के लिए अपेक्षित परिणाम से प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री को मानने हेतु या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या बताया गया है कि काई एक्स स्क्वायर टेस्ट क्या है। 4 वर्ग परीक्षण या काई वर्ग परीक्षण या एक्स परीक्षण सांख्यिकी का नमूना वितरण कई वर्ग वितरण होता है, कोई परिकल्पना सत्य नहीं है। इसका क्या उपयोग है। काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, कहाँ कहाँ पर आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए किया जाता है, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, अपेक्षित परिणाम से नए प्रयोगात्मक परिणामों को विचलन की डिग्री मानने हेतु किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रैंडम सैंपल क्या होता है। तो रैंडम सैंपल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूहों को भरने के लिए एक निश्चित कोटा होता है। एक ज्ञान संभावना रणनीति है या हर यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पे बताया गया इसका आंसर जो होगा, हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। रैंडम सैंपल का यही तात्पर्य होता है। रैंडम सैंपल क्या है, तो हर इकाई को चयन करने का बराबर मौका मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या बताया गया है कि रैंडम सैंपल यादृच्छिक प्रतिदर्श को प्रतिदर्श भी कहते हैं। इसे प्रतिदर्श में समग्र की सभी इकाइयों में से किसी इकाई को लिए जाने की संभावना समान होना है। इस प्रकार यादृच्छिक प्रतिदर्श वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर हो। प्रतिदर्श में कौन सी इकाई सम्मिलित की जाएगी तथा कौन सी नहीं की जाएगी, इस बात का निर्णय अनुसंधानकर्ता अपनी अनिच्छा अनुसार करता है, बल्कि प्रतिदर्श इकाइयों का चयन करने के लिए क्रिया पूर्ण रूपेण दय पर छोड़ दी जाती है, इसलिए इसे दैव निदर्शन भी कहा जाता है। अगर हम सैंपल की बात करें तो सैंपल जैसे है किसी चीज़ का हम सैम्पलिंग करते हैं। अगर हमें कोई सामान लेना है तो उसका हम चयन करेंगे कि कौन चीज़ें हमारे लिए बेस्ट होगा, उसका हम एक सैंपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज़, अगर हमें अन्य अनाज की बातें करते अगर कोई चीज़ ख़रीदना है तो हम उसका क्या है, बोरी का अगर मुझे सैम्पलिंग लेना है तो हम थोड़े रूप में लेकर उसका सैम्पलिंग देखेंगे वह क्या है, मतलब कैसा, उसमें क्या मिलावट है या नहीं है, अनाज कैसा है, सही तरीका है, मतलब उसका तरीका क्या है, मोटा है या पतला है, उसकी लाइटिंग क्या है, मिलावट है या नहीं है। तो इन सभी के बारे में थोड़े से लेकर पूरे बोरी की सैम्पलिंग कर लेते। किसी चीज़ की सैम्पलिंग करना होता है तो हम एक थोड़ा सा
उसका छोटा रूप लेकर, थोड़ा भाग लेकर हम उसमें क्या करते हैं, एक सैम्पलिंग ले लेते हैं, एक उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, एक उसका निर्णय निकाल लेते हैं कि हाँ यह सही है या नहीं सही है। तो यह सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताया गया है कि शोध, रिसर्च इज, शोध है तो शोध क्या है। तो सभी को पता होगा कि बार बार अन्वेषण करना है, किसी समस्या का समाधान करना है शोध। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञान करना ही शोध है। उपरोक्त तो सभी, अगर हम रिसर्च कर रहे, सर्च नहीं रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ का बार बार हम खोज करना, वो रिसर्च के अंतर्गत आता है, वह शोध के अंतर्गत आता है। सर्च मतलब खोज करना है, अगर हम कहें रिसर्च तो हम इसे बार बार खोज करना या पुनः खोज करना। तो बार बार अन्वेषण करना, किसी चीज़ का बार बार खोज करना या रिसर्च करना हो गया यहाँ पे। और समस्या का समाधान करना, कोई हमारे सामने समस्या आती है रिसर्च के दौरान तो हम उसका समाधान करेंगे। और वैज्ञानिक पद्धति कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, अगर वैज्ञानिक पद्धति ने या पहले के विज्ञान ने ये चीज़ों को माना है तो क्यों माना है, अगर हमारे सामने वो समस्याएं आती है तो हम उसके सत्य का ज्ञान करेंगे या ज्ञान की प्राप्ति करेंगे कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं। उन वैज्ञानिक पद्धतियों पे कार्य करते हुए हम क्या करेंगे, समस्या का सत्य, जो समस्या होगा उसका सत्य ज्ञान निकालेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पे एवं सब बताया गया है कि आपका जो आंसर होगा डी सही होगा। आगे व्याख्या देख लेते हैं। शोध या अनुसंधान, शोध को अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषण, रिसर्च आदि की भी संज्ञा दी जाती है। अगर कहा जाए जो शोध है इसे अनुसंधान, शोध या अनुसंधान भी कह सकते हैं। अगर हम शोध कर रहे हैं तो उसे अन्वेषण के रूप में, जैसे खोजकर्ता के रूप में, या गवेषण रिसर्च के रूप में, इन सभी की संज्ञा दे सकते हैं हम अगर किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं तो। रिसर्च शब्द केवल तथ्यों की खोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खोज के उपरांत उन पर पूर्ण रूप से विचार करना भी आवश्यक। अगर हम किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं तो खोज लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उस पर पूर्ण रूप से एक सही तथ्य निर्णय लेना या पूर्ण रूप से कार्य करना, अपना विचार देना, अपने मत को देना और सही तरीके से वो साबित होना, वह रिसर्च के अंतर्गत आता है। अनुसंधान या शोध का उद्देश्य इस प्रकार से है कि हम सत्य का खोज करें, क्या करें, सत्य की खोज करना। और दूसरा है नवीन तथ्यों की खोज करना था, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। हम खोज कर रहे हैं तो खोज तो सत्य तरीके से करेंगे, जो सत्यता हो, जो सत्य को माना गया है। और उसमें क्या है, एक नवीन अपने अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार हम उसमें अपने तथ्य के अनुसार नवीन खोज भी करेंगे, नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे। किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, समस्याओं का निदान या समाधान करना होता है। वैज्ञानिक कार्यविधि के उपरांत सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना होता है। विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो हमारा विज्ञान है उस पर जो आधारित हमारा वस्तुपरक ज्ञान होता है, जो हम जिस तथ्य के बारे में हमने खोजा है, जो हमारा ज्ञान है, वह हम विज्ञान के आधार पर ही खोजेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है। किसको शिक्षित करना है, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, शहरी छात्रों को, बालिका छात्रों को या पिछड़े हुए छात्रों को। तो इसका आंसर होगा ए, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को। नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको प्रशिक्षित करता है, तो यह ग्रामीण प्रतिभावान बालकों को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या बताया गया है, कब लागू किया गया है, कब बनाया गया है। तो नवोदय जो विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय या नवोदय विद्यालय भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। यह जो स्कूल का निर्माण हुआ था नवोदय विद्यालय, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरीके से आवासीय शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना क्या है, यह एक आवासीय शिक्षा केंद्र है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसी आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई थी जिन्हें जवाहर
नवोदय विद्यालय नाम दिया गया है। इसके उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसे होता है कि गाँव में कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें वह क्या होते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इन सभी को देखते हुए नवोदय विद्यालय का निर्माण किया गया था। तो यह जो नवोदय विद्यालय बनाया गया इनका जो क्या है कि जो नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है, बनाया गया है, यह एक आवासीय क्षेत्र है। मतलब ये कहा जाए कि शिक्षा इसकी जो यह बनाया गया है, यह आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई थी। और इसकी जो शिक्षा है यह केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के द्वारा नई दिल्ली से संबंधित है। और यह किसके द्वारा चलाया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। और इसमें क्या है कि अगर यह बच्चों के आर्थिक स्थिति को ध्यान देते हुए और प्रतिभाशाली बालकों को भी देखते हुए यह स्कूल का निर्माण किया गया था कि अगर प्रतिभाशाली बालक है और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम उन प्रतिभाशाली बालकों के लिए हम यहाँ पे नवोदय विश्वविद्यालय में क्या है कि उनको शिक्षा देंगे। आवासीय है, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है, बच्चों को हर एक फैसिलिटी फ्री दी जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा दोनों औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा है, यह किसने कहा है? औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा यह किसने कहा है? प्रसार शिक्षा यह दोनों है। एक नियमानुसार भी शिक्षा दी जाती है और क्या है कि नियम के बिना भी शिक्षा दी जाती है। एक नियम के अनुसार जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, ये भी एक प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो गांव में शिक्षा प्रौढ़ों को दी जाती है, ये भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो प्रसार शिक्षा ये दोनों पे ही जो है ओपी धामा ने कहा है कि प्रसार शिक्षा दोनों है, औपचारिक भी है, अनौपचारिक है। इसे नियम के अनुसार भी चलाया जा सकता है और अनियम के अनुसार भी चलाया जा सकता है। तो जो प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है अनौपचारिक के अंतर्गत आती है, इसलिए उनका कोई समय फिक्स नहीं रहता है, टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। तो प्रसार कार्यकर्ता जब चाहे उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 41 का है क्वेश्चन कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा सी, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जोड़ने की क्षमता। उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। प्रसारकर्ता का संबंध सभी क्षेत्रों तथा गांव के सभी वर्ग के लोगों से होता है। ऐसी स्थिति में हर प्रसार कार्यकर्ता में कुछ मूलभूत गुणों का होना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है यह सभी क्षेत्रों से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, गाँवों से भी, सभी वर्गों से भी। तो यहाँ पे कुछ जो कार्यकर्ता के मूलभूत गुण होते हैं यहाँ पे बताया गया। ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है ईमानदार व सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, उनकी जो भाषाएं होती हैं मृदु होनी और लचीली होनी चाहिए, सादगी से परिपूर्ण होना चाहिए, व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए, अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह सभी जो मूलभूत गुण बताए गए हैं यह प्रसार कार्यकर्ता के मूल गुण क्या है? गुण होने चाहिए। ऐसे गुण होंगे तभी शिक्षा लेने वाला शिक्षा ले सकता है। अगर वह उसके अंदर ऐसी विशेषताएं नहीं पाई जाएगी तो वह शिक्षा नहीं दे पाएगा, हर बातों पे भड़क जाएगा, मतलब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो जिस कार्य के उद्देश्य से वो कार्य शिक्षा देना चाहेंगे और लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का है, देखते हैं आगे। IEC का पूर्ण रूप है। IEC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन क्या है? IEC का पूर्ण रूप है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिक्षण साधनों को स्मृति पंजी के अवरोधी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी,
तो पहला क्या होगा इसमें, प्रदर्शन को देखना, दूसरा होगा चलचित्र को देखना, तीसरा होगा मानचित्र व रेखाचित्र को देखना, दूसरा है श्रवण और यहाँ पे पहला है पठन। तो यहाँ पे क्रम वाइज व्याख्या में बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन देखना, चलचित्र देखना, मानचित्र व रेखाचित्र देखना, श्रवण और पठन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। मुंडेल ने परिवर्तन के नियम दिए हैं, तो मुंडेल ने परिवर्तन के कितने नियम दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। अब ये जो 5 नियम है वह क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। मुंडल सूची के स्तरों का वर्गीकरण जिसके द्वारा काम के सरल किया जा सकता है। काम को सरल करने के लिए मुंडेल ने परिवर्तनों के नियम को बताए हैं जिसे कार्य सरलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो कार्य सरलीकरण के समस्त उदाहरण को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि हाथ और शरीर की गति का परिवर्तन, कार्य और शरीर की गतियों में परिवर्तन। यहाँ पे हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य एवं शरीर की गति में परिवर्तन। तीसरा है कार्य और संग्रहीकरण के स्थल एवं उपकरण में परिवर्तन। पहला हम कौन सा परिवर्तन करेंगे, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करेंगे। दूसरा है कार्य और शरीर की गति में परिवर्तन करेंगे। तीसरा कार्य के साथ कार्य और संग्रहीकरण के स्थल जहाँ पे हम सामानों को इकट्ठा करते हैं उनकी स्थल उपकरण में परिवर्तन करेंगे। चौथा है उत्पाद तैयारी उत्पाद में परिवर्तन और 5वां है कच्चे माल में परिवर्तन। यह मुंडेल का 5 परिवर्तन बताया गया है। उन्होंने कार्य को सरल तरीके से करने के लिए यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन बताए हैं, 5 परिवर्तन वर्ग में बांटे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं 45 का क्वेश्चन है, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है। लंबी पुष्प सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है। तो आप सभी जानते हैं घर के कोने में क्या होता है, लंबी पुष्प सज्जा डेकोरेट किया जाता है। अगर लंबी पुष्प सज्जा या तो घर के मध्य में रखा जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका जो एक स्थल बनाया गया है या एक जगह फिक्स किया गया है, तो घर के कोने में अगर बड़े कार्नर क्या कहते हैं फूल वाली हो, जैसे बड़े लंबी उसकी टहनी वाली हो, तो वो कार्नर पे ही अच्छा लगेगा। पार्ट के साथ जो फ्लावर होगा वो कार्नर घर के कोने में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे फूल सज्जा जो बताई गई लंबी पुष्प सज्जा के घर के कोने के लिए उपयुक्त होता है। लंबी डांडी वाले पुष्प को लंबे पात्र की आवश्यकता होती है। घर के बीच की तरफ पुष्प सज्जा आवागमन में बाधा उत्पन्न करते, इसलिए लंबी पुष्प सज्जा को घर के कोने में उपयुक्त माना जाता है। जो घर में सजावट अगर की जाती है तो लंबी पुष्प सज्जा और लंबी पात्र वाले जो ये पार्ट होते हैं, फूल के साथ जो पार्ट होते हैं, पात्र होते हैं, उन्हें भी घर के कोने में लंबे पुष्प के साथ उस पार्ट को लगाया जाता है। और बीच में क्यों नहीं रखा जाता है कि आने जाने आवागमन में बाधा उत्पन्न करती है और देखने में सुशोभित भी नहीं होगा। इसलिए घर के कोने में लंबी पुष्प सज्जा और लंबे पात्र वाले फूल अच्छे लगते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 46 का, मानव संसाधन है ह्यूमन रिसोर्स क्या है। सामान्य सुविधा है वस्तुगत सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित या वित्तीय संपत्ति। इसका आंसर होगा मनुष्यों में अंतर्निहित, सी इसका आंसर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि मानवीय संसाधन मनुष्यों में अंतर्निहित होती है, ये सीमित होती है, परंतु अभ्यास और ज्ञान से कुछ सीमा तक वृद्धि कर सकते हैं। मानवीय साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की विशेषता, सामान्य योग्यता, रुचि तथा समाज के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आती हैं। मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं, योग्यता है, रुचि है, ज्ञान है, कौशल है, अभिव्यक्ति होगा और यहाँ पे समय है और ऊर्जा है। यहाँ पे ये बताया गया है मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे क्या मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या निहित होते हैं, यहाँ पे सभी गुण को बताया गया है। तो जो मानव के अंदर निहित हो, जैसे योग्यता है, रुचि है, ज्ञान है, कौशल है, अभिव्यक्ति है, समय है और ऊर्जा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 47 का क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स है, डेमोग्राफी है, कार्यशैलीकरण या व्यावसायिक स्वास्थ्य है। तो इसका आंसर होगा ए, एर्गोनॉमिक्स। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे श्रम दक्षता संबंधी विज्ञान भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है काम का विज्ञान। अगर श्रम दक्षता संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है
काम का विज्ञान। श्रम दक्षता शास्त्र में अनुशासन के सेट होते हैं जो काम के संगठन का अध्ययन करते हैं, जिसमें मनुष्य और मशीन के बीच का बातचीत होती है। एर्गोनॉमिक्स में क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, मनुष्य और मशीनों के बीच की जो बातें होती हैं, जो अध्ययन होती है, यह एक ग्रीक भाषा एर्गन्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है काम, और नोमोस का अर्थ है कानून या मानदंड। क्या है? एर्गन से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है काम, और नोमोस का अर्थ है कानून या मानदंड। काम का है कानून और नोमोस का अर्थ है मानदंड। पूरा मिला के परिभाषित किया जाता है कि यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य काम के वातावरण के तत्वों को मनुष्य के लिए विकसित करने के लिए, लागू करने के लिए एर्गोनॉमिक्स 2 प्रमुख मुद्दे पे काम करती है: सुरक्षा और व्यावसायिक दुर्घटनाओं की रोकथाम। अर्थात उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मनुष्य के क्रिया के दौरान, अगर मनुष्य कार्य कर रहा है, उसके परिवेश के दौरान जो हम अध्ययन करेंगे उसे एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत कहा जाएगा या एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 का क्वेश्चन है कि भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था? भारत में प्री स्कूल का अग्रणी किसे माना जाता है? तो गिजू भाई बधेका को माना जाता है। सी इसका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।